उत्पत्ति कैसे होती है और संतान की उत्पत्ति चाहिए तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए। तो सबसे पहले आप जरा सा देख लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। आप जानते हैं, पहले भी आपको बता दिए थे कि मानव का अगर नर है तो नर का प्रजनन अंग एक्सटर्नल होता है, हाथी को छोड़कर। हाथी एक ऐसा है जिसका टेस्टिस उसके बॉडी कैविटी में होता है, उसके शारीरिक गुहा में होता है। लेकिन बाकी जितने भी मेमल आपके हैं, जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, सबका टेस्टिस बॉडी गुहा के पार होता है। फीमेल में जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह इंटरनल होता है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शारीरिक गुहा के अंदर होता है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो टेम्परेचर होता है वह बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होता है। जो इंटरनल टेम्परेचर होगा वही उसका टेम्परेचर। लेकिन मादा का बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल है तो नर का बॉडी टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसके पीछे कारण है कि स्पर्म कम तापमान पर ही सर्वाइव करते हैं। यही कारण है कि गाय को कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए बैल के स्पर्म को, सांड के स्पर्म को रखा जाता है द्रवित नाइट्रोजन में, और द्रवित नाइट्रोजन का टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है। तो आपके बोर्ड पर देखिए नजर आ रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कई मानव के प्रजनन अंग है जो शारीरिक गुहा के अंदर। इस फिगर में देखेंगे मादा प्रजनन अंग। इस मादा प्रजनन अंग में जो सबसे मुख्य प्रजनन अंग है वह उसका अंडाशय, जो अंडाशय आपको यहां दिख रहा है, ये जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये इसका अंडाशय जिसको हम लोग कहेंगे ओवरी। तो मादा का मुख्य प्रजनन अंग अंडाशय, और यह अंडाशय जो होता है 2 होता है, एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड। अब इस ओवरी का काम क्या है सो देखिए। एस्टेरोजेंस प्रोजेस्टेरॉन जैसे यौन हार्मोन का स्राव करना, और दूसरा मुख्य कार्य अंडाणु का निर्माण एवं स्राव करना। इसका मुख्य काम क्या है? तो होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये पूरा सिस्टम जो होता है महिलाओं में नाभि के नीचे यानी कि लोअर एब्डोमेन में निचली उदर में पाया जाता है, जो नाभि के नीचे होता है। तो एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में ये पाए जाते हैं, और इसका मुख्य काम है हार्मोन्स, यौन हार्मोन को स्रावित करना। जब ये यौन हार्मोन स्रावित करेगा तो सबसे पहले ये जो यौन हार्मोन एस्टेरोजन है, अगर ये स्रावित करता है तो इस हार्मोन के स्राव से, याद रखिए ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, जब इस हार्मोन का वह स्राव करेगा तो महिलाओं में द्वितीय यौन लक्षण, महिलाओं में यौन लक्षण आने लगेंगे। महिलाओं का द्वितीय यौन लक्षण जो होता है वह पहला लक्षण जो है आवाज की पतली होना, स्तन का उभार आना, शर्मिला स्वभाव होना और मासिक धर्म शुरू होना। महिलाओं में मासिक धर्म शुरू होते हैं, ये यौन लक्षण को लाता है। पहला यौन लक्षण आवाज पतली हो जाएगी,
स्तन में उभार आ जाएगा, क्योंकि मिल्क ग्लैंड विकसित होने लगते हैं, मेमरी ग्लैंड विकसित होने लगेंगे। नतीजा यह होगा कि स्तन का उभार आ जाएगा और उनका मासिक धर्म शुरू हो जाएगा। तो मासिक धर्म किस उम्र से शुरू होगा और किस उम्र तक रहेगा, इसको पहले हम आपको बताते हैं। जब किसी बच्ची की उम्र 12 से 14 वर्ष होगा तो मासिक धर्म शुरू। यानी कि यहां से रक्त का स्राव शुरू होने लगेगा। ये रक्त का स्राव होने लगेगा यहां से कब? जब उम्र होगी 12 से 14 वर्ष। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाता है। शहरी क्षेत्र की महिलाओं में परिपक्वता पहले आती है और देहात के क्षेत्र की महिलाओं में परिपक्वता थोड़ी सी देर आती है। वो इन्वायरमेंट और सोशल वातावरण पर, सामाजिक वातावरण पर, पारिवारिक वातावरण पर, खान पान पर, ये 3 चीज पर निर्भर करता है। तो शहरी वातावरण में प्राय 11 से 13 देखा जाता है और देहाती क्षेत्र में 12 से 14-15 देखा जाता है। इसलिए एवरेज हमने ले लिया है 12 से 14 साल की उम्र में यह मासिक धर्म शुरू हो जाएगा और यहां से रक्त का स्राव होने लगेगा। ये रक्त का स्राव महिलाओं में 2 से 3 दिन तक होता है। अब नॉर्मल स्थिति में, असमान परिस्थिति में ज्यादा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः यह 3 दिन तक रक्त का स्राव होता है। अब ये रक्त का स्राव क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे। महिलाओं में ये जो रक्त स्राव जो शुरू हुआ, उस रक्त स्राव से 14 से 16वें दिन, 14 से 16वें दिन इस अंडाशय से या इस अंडाशय से, दोनों में से किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकलेगा और इस अंडाणु को जो परिपक्व करता है उसी का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। उसी का नाम है यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करेगा? इस अंडाणु को स्रावित करेगा, तब परिपक्व करके। इसलिए इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को गर्भ धारण हार्मोन भी कहा जाता है। अगर ये हार्मोन नहीं निकलेगा, महिलाओं में परिपक्व अंडाणु भी बाहर नहीं आएंगे और जब परिपक्व अंडाणु बाहर नहीं आएंगे तो उनमें मां बनने की संभावना नहीं रहेगी। तो गर्भधारण के लिए अंडाणु का परिपक्व होना जरूरी है और अंडाणु को परिपक्वता देने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का होना जरूरी है। इससे साबित होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भधारण में भी योगदान देता है। यही कारण है कि प्रोजेस्टेरॉन को गर्भधारण हार्मोन भी कहते हैं। तो मासिक धर्म के कितने दिन के बाद अंडाणु का स्राव हुआ? चौदहवें से 16वें दिन एक परिपक्व अंडाणु का स्राव अंडाशय से होता है। कोई एक अंडाशय से, दोनों अंडाशय से नहीं, कोई एक ही अंडाशय से निकलेगा। राइट से निकला तो लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट से निकलेगा तो राइट से नहीं। एक महीना में मान लिया जाए कि जून का महीना है तो जून में निकला राइट से तो जुलाई में निकलेगा लेफ्ट से। ये अल्टरनेट करके निकलते रहता है। एक ही बार में 2 अंडाणु नहीं आएंगे, जब भी आएंगे तो एक ही अंडाणु आएंगे। तो 14वें से 16वें दिन एक परिपक्व अंडाणु का स्राव होता है। कहां से होता है? तो स्राव अंडाशय से होता है। ये जो अवधि है मासिक धर्म के शुरू होने से लेकर 14वें से 16वें दिन की जो ये अवधि है, इस अवधि को अंडो उत्सर्ग की अवधि कहते हैं।
अंडोत्सर्ग की अवधि कहेंगे, क्योंकि इसी अवधि में परिपक्व अंडाणु स्रावित होते हैं। इस अवधि को रिक्स पीरियड, गर्भधारण के लिए उचित अवधि या हीट पीरियड भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि गाय या भैंस गाय की हीट पीरियड आता है जिस समय वह मेटिंग या कॉपलिंग करना चाहती है। गाय है, गाय में हीट का पीरियड आ गया, उसके अंडाशय से अंडाणु का स्राव हो चुका है, अब वह चाहती है कि हम मेटिंग करें, कॉपलिंग करें। तो किसान क्या करते हैं, या जो उसको पालने वाले जो होते हैं उसको ले जाकर फिर सांड के पास ले जाते हैं और सांड उसके साथ कॉपलिंग करता है और अपना शुक्राणु उसके जनन अंग में छोड़ देता है। तो ये आपके परीक्षा उपयोगी है। अंडोत्सर्ग की अवधि कब से कब होनी चाहिए, तो 14वें दिन से लेकर 16वें दिन के बीच में होगा। एक महिला में सामान्यतः मासिक धर्म की शुरुआत कब होगी, तो 12 से 14 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाएगी। और ये कब तक रहेगी, तो जब महिला की उम्र 45 से 50 वर्ष हो जाएंगे, उस दिन के बाद इस अंडाणु का निर्माण बंद। महिला की उम्र 45 से 50 वर्ष जब हो जाएगी तो अंडाणु का निर्माण बंद हो जाएगा। जब अंडाणु का निर्माण बंद हो गया तो मासिक धर्म ही बंद। जब मासिक धर्म बंद हो जाएंगे, उस अवधि के बाद हम लोग उसको कहते हैं मेनोपॉज की अवधि या रजो निवृत्ति की अवधि। रजो निवृत्ति की अवधि कब से कब तक, किस उम्र में एक महिला में रजो निवृत्ति की अवधि आ जाएगी, वो 45 से 50 वर्ष। अब इसके बाद वो महिला मां नहीं बनेगी। महिलाओं में मां बनने की संभावना 45 वर्ष से पहले और 14 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। लेकिन विवाह के लिए जो उम्र रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई, ताकि 4 वर्ष और उस महिला को मिले, ताकि उसका जो जनन अंग है वो अधिक से अधिक परिपक्व और विकसित हो जाए, तब वो मां बने। एक महिला को 18 वर्ष के बाद ही मां बनना चाहिए। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने यह कानून बना दिया है कि कोई भी महिला 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं करेंगे। अगर वो 18 वर्ष से पहले विवाह करती है तो उसको कानूनी अपराध माना जाएगा, या कोई व्यक्ति 18 वर्ष से पहले की महिला से विवाह कर ले तब पर भी उसको अपराध घोषित किया जाए। तो विवाह की अवधि 18 वर्ष के बाद, ये मासिक धर्म की शुरुआत 12 से 14 वर्ष। ये अवधि अधिक से अधिक कितना दिन जाएगी, तो 45 से 50 वर्ष की उम्र तक जाएगी। 45 से 50 वर्ष के बाद महिलाओं में अंडाणु का निर्माण बंद। अंडाणु का निर्माण बंद तो मासिक धर्म भी बंद। जब मासिक धर्म बंद हो जाएगा तो वो महिला कभी मां नहीं बनेगी। यही सामान्य बात है, विशेष बात कुछ भी हो सकता है, नेचर है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसी को हम लोग कहते हैं अंडाशय और अंडाशय का कार्य। अब यदि इसको आप लोग कर लिए हैं तो फिर अब आगे देखिए। एक मिनट समय देते हैं, इसको करिए।
थोड़ा इसको बड़ा कर रहे हैं। तो आपने देखा या ये अंडाशय था, ये जो उंगली की तरह जो संरचना आपको नजर आ रही है, इसका नाम है फाइब्रिन, फाइब्रिन। ये उंगली की तरह जो देख रहे हैं, जैसे ही यहां से अंडाशय निकलेगा, अंडाणु निकलेगा, वह अंडाणु को यह उंगली नुमा संरचना उस वजह से पकड़ लेता है। पकड़ लेने के बाद में चला आता है, यहां लेकर चला आएगा। ये जो देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये जो दिखाई दे रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये जो नली है, इस नली का नाम है फैलोपियन ट्यूब। इसको हम लोग अंडवाहिनी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नली में निषेचन की क्रिया होती है। और ये वाला जो भाग देख रहे हैं, यहां से यहां तक जो आपको भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, यही भाग जो है, इसी भाग को हम लोग कहते हैं गर्भाशय, जो नाशपाती के आकार का होता है और यह गर्भाशय मूत्राशय और मलाशय के बीच में अवस्थित होता है। ये पूरे भाग ले लीजिए, ये पूरा भाग, और ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, यही भाग है योनि। इसी भाग को हम लोग कहते हैं योनि। इसको हम लोग वेजिना कहते हैं। इस वेजिना में इस टाइप की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथि, इस ग्रंथि को कहा जाता है वोल बथरल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करता है? एक चिपचिपा पदार्थ देता है जो योनि मार्ग को चिपचिपा और मुलायम बनाता है, क्योंकि इस योनि मार्ग में ही शुक्राणु को छोड़ा जाता है। और जब इस योनि मार्ग में शुक्राणु को छोड़ा जाएगा तो उसके पहले संभोग की क्रिया होती है, जिसे इंटरकोर्स की क्रिया कहते हैं। और इंटरकोर्स के लिए इसका चिपचिपा होना और चिकना होना जरूरी है। तो इसके लिए चिपचिपा और चिकना होने के लिए इस बोलबथरल ग्लैंड से एक चिपचिपा पदार्थ आता है जो इस योनि मार्ग को चिकना बनाता है। आपने सुना होगा कि किसी बलात्कार ग्रसित यानी कि रेप विक्टिम महिला का मेडिकल जांच होता है। उस मेडिकल जांच में क्या किया गया? तो देखा जाता है कि यह जो बोलबथरल ग्लैंड है वह रप्चर्ड हुआ है कि नहीं, फटा है कि नहीं, वह क्षतिग्रस्त हुआ है कि नहीं। तो अगर वह क्षतिग्रस्त हो गया है, इसका मतलब है कि उसके साथ बलात्कार रूपी घटना घटी है। तो बलात्कार में या बलात्कार पीड़ित महिला का मेडिकल टेस्ट में, चिकित्सीय जांच में किसकी जांच की गई? बोलबथरल ग्लैंड। यह भी एक क्वेश्चन बनता है। यह ग्लैंड 24 से 48 घंटे के अंदर में रिपेयर भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उस महिला का मेडिकल जांच 24 घंटे के अंदर होना चाहिए।
नहीं तो फिर वो रिपेयर हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, तब फिर दूसरा साधन का उपाय किया जाएगा। तो योनि का मुख्य कार्य पुरुषों द्वारा छोड़े गए स्पर्म को, शुक्राणु को ग्रहण करना, और यही दोनों माउथ है जो ग्रहण करता है शुक्राणु। अब जरा सा इसकी कार्य विधि देखिए। पुरुष ने शुक्राणु यहां छोड़ दिया, ये शुक्राणु छोड़ दिया। अब यह शुक्राणु क्या होगा कि इसके गर्भाशय होते हुए, ये गर्भाशय होते हुए दोनों साइड जाएगा, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी चला गया, दोनों तरफ चला गया। जब ये दोनों तरफ जाएगा तो ये जाता है लाखों में, करोड़ों में जाता है, एक दो नहीं जाता है। जब ये जाएंगे तो यहां से या यहां से एक अंडाणु वह चलेगा, और आने के बाद में एक अंडाणु मान लो यहां पहुंच गया, और यहां से शुक्राणु चला। जब ये शुक्राणु यहां से करोड़ों की संख्या में चलते हैं, चलते 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 बहुत सारे शुक्राणु बेचारे थक कर मर जाते हैं, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, और शुक्राणु को सर्वाइवल होने के लिए कैपेसिटी कितनी चाहिए? लो टेम्परेचर। तो जिसके अंदर सर्वाइवल कैपेसिटी होगा जिस शुक्राणु के पास, वही शुक्राणु जो है सो ये इस यात्रा को तय करेगा, और हजारों की संख्या में ये यहाँ पहुंचता है। चला तो लाखों और करोड़ों की संख्या में, लेकिन पहुंचा हजारों की संख्या। अब उस हजारों शुक्राणु में से कोई एक ऐसा शुक्राणु जो ज्यादा मजबूत होगा, जिसकी पेनिट्रेटिंग वेदन क्षमता ज्यादा होगी, वही इस अंडाणु को निषेचित करेगा। और जब यह निषेचित कर देगा तो 10 सप्ताह के बाद, निषेचन होने के 10 सप्ताह के बाद, ये निषेचित अंडाणु गर्भाशय में पुनर्स्थापित हो जाएगा। ये आ गया। आने के बाद अब इस गर्भाशय में आ गया, और आने के बाद में धीरे 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 यह अब बड़ा होने में, यही अब ये थैला में पैक्ट हो गया, और इधर से गर्भाशय का आकार भी बढ़ने लगा, और जब गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है तो महिला का पेट बड़ा होने लगता है। अब इस गर्भाशय का आकार बढ़ने लगा। तो गर्भाशय का काम क्या है? गर्भाशय एक ऐसा जगह है जहां निषेचित अंडाणु को परिपक्व होकर नए या नवजात बच्चों के रूप में जन्म देना है। तो गर्भाशय केवल अंडाणु, निषेचित अंडाणु को पालता है, और जब वो पालता है तो उस निषेचित अंडाणु जो गर्भाशय में पहुंच जाते हैं उसको फीटस कहते हैं। निषेचित अंडाणु जब गर्भाशय में पहुंचेगा तो उसको फीटस कहते हैं, यानी कि फीटस को पालने के लिए, विकसित करने के लिए जो जगह प्रोवाइड की जाती है महिलाओं के द्वारा, उसी को गर्भाशय कहते हैं। ये गर्भाशय महिला अपने बच्चे के लिए भी उपयोग में ला सकती है, या किसी दूसरे के बच्चे को भी, किसी दूसरे के फीटस को भी अपने गर्भाशय में पाल सकती है। तो जब महिला अपने बच्चे को, अपने फीटस को विकसित करके अगर जन्म देती है तो वैसी महिला को जैविक मदर कहते हैं। क्या कहेंगे? जैविक मदर कहें। लेकिन अगर वो महिला किसी दूसरे के फीटस को अपने गर्भाशय में रखकर पालती है और विकसित करती है तो उस महिला को हम लोग सुरोगेसी मदर कहते हैं, या सुग्रेट मदर कहते हैं। तो सुरोगेसी मदर किसी दूसरे महिला को लेती है, अर्थात अपने गर्भाशय को किसी दूसरे के लिए किराए पर देती है, इसलिए उसको किराए का कोख भी कहा जाता है। अब उसके लिए अपना पैसा तय करती है, जैसा पार्टी वैसा तय। करोड़पति है, अरबपति है तो उससे लाख 10 लाख ले ले, करोड़पति है तो 1-2 करोड़ मांग ले, संतान के लालच के लिए उसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं, तो अपना तय करती है। लेकिन हमारे भारतीय कानून में इस सुरोगेसी मदर के लिए अब एक नया कानून आ चुका है, और यह कानून कहता क्या है कि कोई महिला सुरोगेसी मदर बनना चाहती है तो अपने जीवन काल में एक बार ही सुरोगेसी मदर बनेगी। दूसरा कंडीशन, वो महिला जो सुरोगेसी मदर बनेगी वो विवाहित होनी चाहिए, अर्थात उसकी उम्र 18-20 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरी बात कि वो महिला का संबंध उस बच्चे के अन्य परिवारजनों से होना चाहिए, यानी कि क्लोज ब्लड रिलेशन होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह था कि कहीं असुरोगेसी का जो कंसेप्ट है वो एक व्यापार नहीं बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो महिला उस व्यक्ति को जो संतान सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई कर रही है, ये नहीं कि वो पैसे के लिए करे। तो फिर पैसे के लिए तय हो गया 2 लाख में। अब महिला को लालच हुआ तो कहा कि बच्चा हम तभी देंगे जब 20 लाख दीजिएगा तब।
तो फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा, फिर डीएनए टेस्ट होगा, बहुत सारी बातें होगी, तो एक लफड़ा बनेगा। इसलिए कहा दिया नहीं, यह व्यापार नहीं बनाना है। आप किसी अपने सागे संबंधी को जिनको संतान नहीं हो रहा था, आपने एक बड़ा त्याग किया, उसके लिए कानून बना। यहां हमारे प्रिय विद्यार्थी एक बात जान लीजिए, जो बच्चा सुरोगेसी मदर से जन्म लेता है उसमें, उस बच्चा में जो जैविक गुण पाए जाएंगे वो उस मदर का नहीं होगा, वो जैविक गुण उसके अपने माता पिता का हो। वो जैविक गुण किसका होगा? उसके अपने माता पिता का। जैसे हम किराएदार के मकान में रहते हैं तो मकान मालिक का जैविक गुण हमें थोड़े आ जाता है, हमें जो जैविक गुण है वो मेरे अपने माता पिता का। उपार्जित गुण तो किसी से ही हो सकता है, उपार्जित गुण अलग होता है। खैनी खाना सीख गए संगत में, अब पिताजी या माताजी कभी खैनी खेबे नहीं की, ये उपार्जित गुण है। लेकिन जो जैविक गुण होता है वह जैविक गुण उसके माता पिता से ही प्राप्त होता है, उसके खानदान से ही प्राप्त होता है। तो बच्चों में, सुरोगेट मदर से जन्म लिए बच्चों में जैविक गुण उसके अपने माता पिता के होंगे, बाकी उनके नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, अगर किसी महिला का ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको काट दिया जाए दोनों साइड में, क्या होगा? महिला के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज होंगे लेकिन परिपक्व अंडाणु का स्राव नहीं होगा। तो ऐसी महिला संतान को जन्म नहीं देगी। और इस फेलोपियन ट्यूब को काट देना या बांध देने की क्रिया को हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, जिसको हम लोग कहते हैं महिला नसबंदी या महिला बंध्याकरण। याद रख लीजिएगा, ट्यूबेक्टॉमी मतलब महिला बंध्याकरण या महिला का नसबंदी। पुरुष का जो होता है कल बताए थे वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी ये पुरुष में होता है, लेकिन महिला में होगा ट्यूबेक्टॉमी। अब आइए, संतान उत्पत्ति कैसे होता है ये आपको हमने बता दिया। संतान उत्पत्ति में कौन कौन से अंग भाग लिए वो भी हमने आपको बता दिया। अगर कोई चाहता है कि हमें संतान नहीं उत्पन्न हो तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? तो सबसे पहला एक प्रिकॉशन तो आपने बताया कि वो महिला ट्यूबेक्टॉमी करा ले, यानी कि फेलोपियन ट्यूब को काट दे या बनवा दे। अगर काट दिया तो फिर जुड़ेगा नहीं, अगर बाधा हुआ है तो फिर अगर आवश्यकता हुई तो उसको खोला जा सकता है। तो एक ट्यूबेक्टॉमी हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं वेजिना के पास में ये जो गर्भाशय का माउथ है, इस माउथ में हम लोग करते क्या है, एक टी आकार का कॉपर का, तांबे का एक रॉड लगा देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर टी लगा देना। कॉपर यानी तांबे का टी आकार का एक यंत्र लगा देते हैं, एक डिवाइस लगा देते हैं जिसको कहा जाता है कॉपर टी लगाना। अब ये जो कॉपर टी लगा दिया जाएगा तो पुरुष द्वारा छोड़ा गया जो स्पर्म है, ये स्पर्म पुरुष ने छोड़ दिया। ये स्पर्म क्या होगा कि स्पर्म का जो प्रकृति होता है वह क्षारीय होता है, और ये क्षार इस कॉपर रूपी, इस तांबा रूपी धातु से अभिक्रिया जब करेगा तो ये जितना स्पर्म थे सब इनएक्टिव हो जाएंगे और ये शरीर से बाहर निकल जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। तो कॉपर टी लगा दिए। ये कॉपर टी अगर किसी महिला को अगर स्थापित कर दिया जाए तो बहुत सारे महिला मेटल सेंसिटिव होती है, यानी कि धातु अगर उसके बॉडी के अंदर रख दिया जाए तो उसके अंदर सेंसिटिवनेस आ जाता है, संवेदनशीलता आ जाती है, जिसके कारण से रक्त का स्राव ज्यादा होता है और किसी किसी को कुछ नहीं होता। इसका साइड इफेक्ट यही हो सकता है कि 1000 महिला में से 1-2 महिला ऐसी मिलेगी जिसमें रक्त का स्राव अधिक होगा, तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि तब फिर वो जानलेवा होता है। दूसरा तरीका, गर्भ धारण ना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है कि लूप लगाया जाता है, वो भी धातु का लूप होता है, और ये लूप जो है सो यहां पर लगा दिया गया। ये लूप भी वही काम किया जो कॉपर टी ने किया। तो लूप जो होता है वह कॉपर टी से ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि यह एक देख रहे हैं बैरियर का काम कर दिया। अब पुरुष द्वारा यह स्पर्म छोड़ दिया गया, अब ये जब स्पर्म छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, ये आपस में अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि यह धातु का है और धातु क्षार से अभिक्रिया कर लेगा। सारे के सारे स्पर्म जो है सो अक्रिय हो गए, मर जाएंगे और फिर शरीर से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद अगला एक और तरीका है। वो तरीका क्या है सो देख लीजिए।
संभोग करने से पहले इसकी योनि मार्ग में एक कैप्सूल आता है जो रख दिया गया। उस कैप्सूल से वो योनि मार्ग में जाने के बाद में वो गल जाता है। गल जाने के बाद उससे एक रसायन निकलता है और जब स्पर्म छोड़ा गया तो यह स्पर्म इस रसायन से अभिक्रिया करके नष्ट हो जाता है। और चौथा नेक्स्ट उपाय क्या है, सो देख लीजिए। नेक्स्ट उपाय यह होता है कि एक झिल्ली नुमा डिवाइस आते हैं। उस झिल्ली नुमा डिवाइस को संभोग से पहले इसमें स्थापित कर दिया जाता है। तो स्पर्म क्या होगा, गर्भाशय के अंदर नहीं जाएंगे, और जब गर्भाशय से अंदर नहीं जाएंगे तो फिर यहां फ्लैपियन ट्यूब में पहुंचेगा। जब फ्लैपियन ट्यूब में नहीं पहुंचेगा नहीं तो जन्म क्रिया नहीं होगी। तो महिला के द्वारा अपनाए गए गर्भधारण के तरीके, पहला तरीका आपने आपको बता दिया प्रॉपर्टी, दूसरा लूप, चौथा ट्यूबेक्टोमी, पांचवा डाइफॉर्म झिल्ली संरचना होगी, और अगला बताया हमने केमिकल पाइल्स, केमिकल पिल्स उसको कहते हैं, वो रखा जाता है। पुरुष के द्वारा गर्भधारण के लिए जो तरीके हैं वो मुख्य रूप से दो ही तरीके हैं। एक तरीका जो है वो वाइसेक्टोमी करा ले, खुद का नसबंदी करा ले तो शुक्राणु वो खुद नहीं दे पाएगा। और दूसरा तरीका पुरुष के द्वारा जो अपनाया जाता है वह एक डाइफॉर्म की तरह निरोध का उपयोग किया जाता है जो स्पर्म को उसके पेनिस से बाहर जाने नहीं देता। तो ये पुरुष के द्वारा अपनाया जाता है। नेचुरली गर्भधारण रोकने का बस वही उपाय है कि संयम बढ़ता जाए, क्योंकि संतान उत्पन्न करना नेचर के द्वारा दी गई एक गिफ्ट है, एक उपहार है, जिसका पालन सोच समझ कर किया जाए ताकि जो संतान जन्म ले वो हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए वो कारगर हो, अच्छे हो। तो उसके लिए आपको प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये हो गया गर्भधारण की बात। अब हम आपको बताएंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो देख लीजिए। ट्विंस, जुड़वा। ये जुड़वा तीन तरह का होता है। एक का नाम है नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल का मतलब हुआ ऐसे दो बच्चे जो देखने में दोनों भिन्न भिन्न हो। ये ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तीनों कोई ऑप्शन है। दोनों बच्चा भी हो सकता है, एक बच्चा और एक बच्ची भी हो सकता है, या दोनों बच्ची भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों का आकार प्रकार जो होगा, शारीरिक बनावट या संरचना जो होगी वो दोनों अलग अलग होगा। देखने से पता चल जाएगा या राम है या श्याम है या अलग अलग है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल। इसको कहा जाता है अभिन्न, जो भिन्न नहीं हो, दोनों एक ही तरह का हो, सेम टू सेम। जैसा आपने मूवी में देखा हो, ये जुड़वा फिल्म देखा हो, एक होटल में खाना खाता है, दूसरा जब आता है तो बिल वही देता है। वो कहता है हमने खाना खाया नहीं, तुम कैसे हमसे बिल ले लो। राम श्याम फिल्म बनी उसी पर, सीता और गीता फिल्म उसी पर बनी, जुड़वा उसी पर बना। तो ये जब भी होंगे तो या तो ही होंगे या तो सी होंगे। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सियामेज। क्या कहेंगे? सियामेज। ये जुड़वा जो होंगे वह भी ही या सी होंगे, और ऐसे जुड़वा शारीरिक रूप से जुड़े होंगे। या तो किसी का सिर जुड़ा होगा, किसी का हाथ जुड़ा होगा, किसी का पेट जुड़ा होगा, अब ये जुड़े होंगे। अब ये जुड़वा होते कैसे हैं तो देखिए। तो आप जान लीजिए कि हमने आपको बताया कि मान लिया ये जून महीना है और किसी महिला में मासिक धर्म जो है
वह 1 जून को उसका मासिक धर्म शुरू हो गया। आज 15 तारीख है, यानी कि आज या कल में उसको एक अंडाणु का स्राव हो जाएगा। अभी अंडाणु का स्राव यहां हो गया, तो हो गया तो समान घटना होगी। अगर उस जून महीने में जो 15 या 16 तारीख को, 14 से लेकर 16वें जून को जो अंडाणु के स्राव होने वाले थे, वो अंडाणु का स्राव नहीं हुआ, इसका कारण है कि उसका हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं रहा, हार्मोन विकसित नहीं रहा। नतीजा यह निकला कि इससे अंडाणु का स्राव नहीं हुआ। जून के बाद जुलाई आया, जुलाई में किसका था, क्या से निकलने के लिए, इससे। अब जुलाई में इससे निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन हुआ क्या कि उस जुलाई महीना में इससे निकलने के लिए विकसित हो ही गया, इससे भी विकसित हो गया। अब इस तरह से 2 अंडाणु विकसित होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गए। पुरुष के पास तो लाखों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु है। अब यह शुक्राणु क्या किया कि 2 अंडाणु से 2 शुक्राणु निषेचित हो गए। अब ये 2 निषेचित हो गए। निषेचित होने के बाद ये 2 जाइगोट बन गया। अब ये 2 जाइगोट से 2 फीटस बना। 2 जाइगोट से कितने फीटस बने, 2 फीटस, और 2 फीटस से 2 संतान हो गया। देखिए ये दोनों बच्चा जन्म ले लिया, दोनों अलग अलग हो। तो यह कौन का लाया। अब आइडेंटिकल ट्विन कैसे होगा, तो एक अंडाणु निषेचित हुआ और एक शुक्राणु जो है वह एक अंडाणु परिपक्व होकर निकला और एक शुक्राणु जो है वह इसको निषेचित कर दिया। अब निषेचन के बाद होना क्या था कि फीटस बनना था, लेकिन किसी कारणवश ये जो जाइगोट था, ये जाइगोट 2 भागों में बट गया, बटकर अलग हो गया। कौन बटा, जाइगोट बट गया। अब बटकर 2 भागों में बट गया, और 2 भाग में बटकर वो क्या बना, 2 फीटस बना, और 2 फीटस से 2 नवजात संतान हो गए। ये दोनों नवजात संतान कैसा होंगे, ये दोनों नवजात संतान एक दूसरे का फोटोकॉपी होगा। तो फटा हुआ जाइगोट 2 भाग में अलग अलग हो गया। तो इसलिए क्योंकि यह जो जाइगोट फटा था, ये जो 2 फीटस बने, ये दोनों फीटस एक ही जाइगोट से न बना, इसलिए इसको मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, याद रखिए। चूंकि इसमें 2 जाइगोट से फीटस बना, इसलिए इसको डाइजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। इसको कहा गया मोनोजाइगोटिक, इसको कहा गया डाइजाइगोटिक। अब ये सियामेज कैसे बना, सो देखिए। इस सियामेज में क्या हुआ कि एक अंडाणु और एक शुक्राणु, निषेचन की क्रिया हो गई। अब क्या हुआ, जो ये फटा ना, तो फटने के बाद यह पूर्णतः अलग नहीं हुआ। जब अलग नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो सटा रह गया। अब सटा रहने के बाद में जब फीटस से सटा रह गया, तो जो संतान जन्म लिया वह संतान शरीर के कोई ना कोई भाग से वह चिपका रह गया। जैसे इस फिगर में आप देखिए क्या सट गया, दोनों का सिर सटा हुआ है। जैसे पटना की 2 बाने हैं, एक का नाम सबा और दूसरे का नाम फराह, सिर जुटा हुआ है ना। अब आइए इससे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कितने अंडाणु और कितने शुक्राणु के निषेचन, तो 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु के निषेचन। आइडेंटिकल ट्विन कितने अंडाणु और कितने शुक्राणु के निषेचन से, तो 1 अंडाणु और 1 शुक्राणु के निषेचन से। लेकिन जाइगोट जो थे वो 2 भागों में बट गए। फिर सियामेज में क्या हुआ, 1 अंडाणु और 1 शुक्राणु, परंतु जो जाइगोट जो थे वो जो फटे, वो फटने के बाद कंप्लीट अलग नहीं हुए। जो भाग सटा रह गया वही भाग उसमें जुड़ा का जुड़ा रह गया। तो यही तो ट्विंस है। आप कहोगे कि सर फराह कहा को तो एक ही बार 3 हुआ, अब ये 3 संतान कैसे होंगे। तो हुआ क्या कि 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु निषेचन किया। अब ये जो निषेचन किया, उस निषेचन में एक यह इसी तरह रह गया और ये फिर बीच में फट गया, ये वाला 2 हाथों में फट गया। तो फट कर फिर यहाँ 2 हो गया, एक ये हो गया, 3 संतान उसको। तो इस तरह से उसे 3 संतान की बात हुई। तो हमारे विद्यार्थी, हमको उम्मीद है कि आपको प्रजनन अंग और प्रजनन क्रिया समझ में आ गई होगी। एक चीज आपको बता दें,
जैसे ही या शुक्राणु आया, सॉरी ये अंडाणु आया, इस अंडाणु को पेनिट्रेट करने के लिए, इसमें वेदन करने के लिए देखो ये स्पर्म्स आके ये शुक्राणु दौड़ते हैं, बहुत सारा दौड़ा, और इसमें उन लोगों के बीच में संघर्ष भी होता है, लेकिन इस संघर्ष में वही जीतता है जिसके पास सर्वाइवल कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसलिए संघर्ष एक बनाम लाखों का। तो सर्वाइवल किसका हुआ? फीट का कि फीटर का कि फीटेस्ट का, अच्छा का कि उत्तम का कि सर्वोत्तम का? तो सर्वोत्तम की जीत होती है। इसलिए डार्विन ने भी कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेंगे जो फिटेस्ट होते हैं, सर्वोत्तम होते हैं। तो इसलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अगर आप नहीं अपनाते हैं तो समाज में हम लोगों ने जो सीखा है कि जीत उसी की होगी जो सबों में उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। तो यह सीख हमको अपनी मां के गर्भ से मिलती है। अब ये आपस में फाइटिंग शुरू। अब इसमें से क्या हुआ कि एक शुक्राणु अंदर प्रवेश कर गया और अपना पूंछ बाहर छोड़ दिया। इसके बाद इसके अंदर एक चारों तरफ से एक मोटी लेयर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि पुरुष अगर शुक्राणु भेज दिया तो फिर उस शुक्राणु में इतना दम नहीं होगा कि फिर वो इसके अंदर वो पेनिट्रेट करके घुस जाए। अब यह निषेचित अंडाणु हो गया। इस निषेचित अंडाणु को आप क्या कहोगे? युग्म मनज, अंग्रेजी में जाइगोट। याद रखिएगा, क्या कहेंगे इसको? युग्मनज। निषेचित अंडाणु को क्या कहेंगे? युग्मनज। उसके बाद ये मां के गर्भ में गया और जाने के बाद मां के गर्भ में या मां के गर्भ में जाने के बाद अब ये क्या होता है कि देखिए, मां के गर्भ में गया और इससे एक पतली सी नली निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के माध्यम से मां के द्वारा ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व प्राप्त करता है। अब ये तत्व प्राप्त करते 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 यह बच्चा क्या हुआ? 9 महीने के बाद अब ये देखो गबरू जवान होकर जन्म ले लिया। अब ये बच्चा जन्म लिया, तो ये जो जन्म लिया तो मां के जो गर्भ में गया उसको क्या कहोगे? गर्भस्थ शिशु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फीटस। आज जो जन्म लिया 9 महीने के बाद, यानी कि 270 से 280 दिन के बाद, याद रखिएगा महिलाओं में गर्भधारण की अवधि 270 से 280 दिन। जन्म लिया 270 से 280 दिन के बाद वो कहलाएगा नवजात शिशु। तो ये क्रम याद रखिएगा। पूछता है युग्मनज किसको कहोगे? निषेचित अंडाणु को। शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों कहलाते हैं युग्मक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गैमेट। तो क्रम याद रहेगा। गैमेट के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद फीटस, फीटस के बाद न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, एनबीबी मतलब न्यूबॉर्न बेबी। तो यही तो इसका क्रम है, यही स्थिति। तो आज आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने बता दिया। कल जो नेक्स्ट क्लास होगा 4 बजे से, उस नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बॉटनी लेकर आएंगे जिसमें पादप की जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।